हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेकेंड ईयर में जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत लेसन 7 जिसका नाम है विकास एवोल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस विकास में किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ उसका अध्ययन हम आज इस लेसन 7 के अंतर्गत देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले जैसे है विकास या एवोल्यूशन किसे कहते हैं। एवोल्यूशन मीन्स सरल जीवों से जटिल जीवों का जो क्रमागत विकास हुआ है उसी को हम जैव विकास कहते हैं। सरल जीव मीन्स जो निम्न कोटि के जंतु थे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि एक कोश की प्राणी से बहुकोश की प्राणी, जैसे आपके कार्डेट्स, नॉन कार्डेट्स यानी उच्चीकृत प्राणी जैसे मनुष्य है, मैमेलियंस इत्यादि का विकास क्रमागत हुआ है। तो इसके अंतर्गत कैसे विकास हुआ इसका अध्ययन हम इस पाठ में कर रहे हैं। तो विकास किसे कहते हैं कि निम्न कोटि के प्राणी से उच्च कोटि के प्राणियों के क्रमागत विकास को जैव विकास कहते हैं, या सरल जीवों का जटिल जीवों के में क्रमागत विकास को जैव विकास कहते हैं। इस विकास में हम देखेंगे कि पहला है जीवन की उत्पत्ति। तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन इसमें दो परिकल्पनाएं हैं, एक प्राचीन परिकल्पना और एक है आधुनिक परिकल्पना। प्राचीन परिकल्पना में हम लोगों ने जो देखा, वैज्ञानिकों के अनुसार यह जो भी जीव इस पृथ्वी पर आए वह स्वतः आए, मतलब वह स्वतः जननवाद के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कैसे जो है पृथ्वी का विकास हुआ। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी जो पृथ्वी थी उसमें पानी ही पानी था और उसका टेम्परेचर लगभग 8000 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी पानी उबल रहे थे, जिसमें कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो ब्रह्मांड का विकास है वह 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। और इस 20,000 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा का विकास हुआ, इसके विशाल समूह आए और पृथ्वी पर जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि इस धरातल पर आया। तो इस प्रकार हम इस पूरे पृथ्वी को देखें जिसमें जल, अमोनिया इत्यादि इनके टेम्परेचर के बढ़ने से इनका विघटन होकर के विकास हुआ। इसके बाद जो सबसे पहला मीथेन है जो कि विकास के क्रम में माना जाता है, और इसमें जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वैज्ञानिकों के अनुसार 500 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। यानी जो पृथ्वी हमारी जो विकास हुआ वह 500 करोड़ है, और पृथ्वी पर जो जंतु आए उनका विकास 400 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। तो इस प्रकार जो पृथ्वी पर जो सबसे पहले जो ग्रीक विचारक थे, यानी पुराने जो वैज्ञानिक ग्रीक विचारक, उनके अनुसार यह ब्रह्मांड से स्पोर नामक इकाई आई जिससे कि विकास हुआ, जिसे हम सर्वविधान सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसके बाद मृत तथा स्वतः जननवाद के नाम से जाना गया। इसमें जो स्वतः जननवाद को देखेंगे, यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे विदेशी, जिसका नाम था स्पांजली का प्रयोग। तो स्पांजली जो थे, यहाँ पर स्पांजली जिन्हें हम स्पांजली का प्रयोग इसके अंतर्गत देखेंगे। इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या किया, 3 जो है फ्लास्क लिए और यह फ्लास्क एक
तरह के क्लास में यहाँ पर इन्होंने मृत जीव जो कि जो आपके मछलियाँ थी उनको इस क्लास में लिया और एक ऊपर से पहला जो एक क्लास था उसे पार्चमेंट पेपर जिसे कहते हैं पार्चमेंट पेपर से ढक दिया। मतलब एक को जो है वह ढक दिया पार्चमेंट पेपर से, दूसरे को जो है वह ओपन रखा और तीसरे को जो उसके जो गर्दन थी उसे तोड़ दिया। तो एक इसी तीन तरह का उन्होंने फ्लास्क लिया। देखा क्या इन्होंने कि जो एक फ्लास्क था जिसमें कि किसी भी पार्चमेंट पेपर होने के कारण वातावरण से सूक्ष्मजीव नहीं आ सके, इसलिए वहां पर किसी भी सूक्ष्मजीव की उत्पत्ति नहीं देखी गई। लेकिन बी फ्लास्क जो कि खुला हुआ था उसमें सूक्ष्मजीव देखे गए तथा जो इसको तोड़ दिया गया था उसमें भी सूक्ष्मजीव आए। इसका अर्थ होता है वैज्ञानिक स्पांजलि के अनुसार कि वातावरण से सूक्ष्मजीव आए जिसे हम स्वतः जन्मवाद के नाम से जानते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक स्पांजलि ने प्राचीन परिकल्पना के अंतर्गत जो सबसे पहला उदाहरण लिया वह था कि स्वतः जन्मवाद, यानी स्वतः की जो पृथ्वी पर जीव आए हैं वह स्वतः आए हैं और इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड से मानी जाती है। और इसे जो प्राचीन परिकल्पना भी कहते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक थे उनको नहीं माने। उसके बाद दूसरे जो वैज्ञानिक थे लुई पास्चर ने भी इस स्वतः जन्मवाद की परिकल्पना को देखा और उनके अनुसार उन्होंने कहा कि अगर हम इस मछली को छोड़कर शोरबा लें और उसे हम इस तरह के, जैसे अगर उन्होंने दूसरा प्रयोग देखा तो इसके अंतर्गत जो देखा कि इसमें यश के आकार की एक नली लिया और इसमें शोरबा रख दिया। फिर एक बी में देखा कि पुनः यश के फ्लास्क की नली लिया और इसमें भी शोरबा रख दिया और इसे, और तीसरा जो लिया उसको नली को तोड़ दिया। तो इसमें देखा कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बीमार थे यश फ्लास्क में फंस गए और जो टूटे फ्लास्क में थे वह सूक्ष्मजीव, इस तरह से सूक्ष्मजीव जिसे कहते हैं, वह आ चुके थे। इस तरह से जो स्वतः जन्मवाद है जिसको आपके जो यह प्रयोग था लुई पास्चर के द्वारा प्रयोग किया गया। इस प्रकार हम आज प्राचीन परिकल्पना में स्वतः जन्मवाद में स्पांजलि का प्रयोग, लुई पास्चर का प्रयोग इत्यादि देखा और अगले चैप्टर में या इसी 7th में दूसरे वीडियो में, पहला वीडियो था, दूसरे वीडियो में हम अध्ययन करेंगे के अंतर्गत जो विकास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा कि विकास में जो स्वतः जन्म जिसको कि कई वैज्ञानिकों ने, फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पांजलि, लुई पास्चर इत्यादि ने बताया था कि जो स्वतः जन्म यानी वातावरण में सूक्ष्म जीव हैं वही आते हैं और सूक्ष्म जीव जो कि स्वतः जन्म कर देते हैं और इस तरह से जीव पृथ्वी पर आए। तो लेकिन जो इसे हम प्राचीन परिकल्पना जो पूरी विकास है जिसे जैव विकास कहते हैं, हमने कल बताया था। विकास क्या है कि सरल या सूक्ष्म जंतुओं से जटिल जंतुओं का क्रमागत विकास को जैव विकास कहते हैं। यानी जितने भी जीव हैं वो चाहे वह एक कोश की हो, बहुकोश की हो, सभी जीवों का विकास
क्रमागत हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों दो चरणों में से बांटा था, एक जिसे कहते हैं प्राचीन परिकल्पना और दूसरी है आधुनिक परिकल्पना। प्राचीन परिकल्पना में हम लोग जो जीवन की उत्पत्ति है, जिसमें कि स्वतः जन्म है, विशिष्ट सृष्टिवाद है, प्रलयवाद है, ब्रह्मांडवाद है, और जिसमें कि स्वतः जन्म के अंतर्गत स्पांजलि, फ्रांसिस रेड्डी, लुई पाश्चर इत्यादि वैज्ञानिकों ने स्वतः जन्म में अपने दिए। और इसमें जो वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी पृथ्वी जो जीवन का स्वरूप है 200 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, और 300 करोड़ वर्ष पूर्व आकोष्ठीय स्वरूप को माना जाता है। यानी जो हमारे जीवन स्वरूप में या हिमकाय आरएनए इत्यादि का निर्माण हुआ, यह आपके जीवन स्वरूप के सिद्धांत में आते हैं। और इसमें जो आधी परिकल्पना है, इसके अंतर्गत अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, यानी जो वैज्ञानिक थे AI ओपेरिन, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है AI ओपेरिन, इन्होंने आधी परिकल्पना को 7 चरण में बांटा था। और उन्होंने कहा पहले अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ, उसके बाद ही जीव का स्वरूप आया, जिसमें उन्होंने एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है यश मिलर। यह जो है यश मिलर इस प्रयोग को सन 1953 में सिद्ध किया। इन्होंने क्या किया, एक 5 लीटर का फ्लास्क लिया शीशे का, और इसमें अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन गैस को लिया, और इस जो फ्लास्क है इसको 2 इलेक्ट्रोड में जोड़ दिया, एक जिसे हर इलेक्ट्रोड और दूसरा इसे रेड इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, और इसे एक कंडेंसर से इसे संघनित करते हैं, इसे जोड़ दिया, नीचे आकर के पास जल द्रव का से जोड़ा, और यहाँ पर एक छोटा फ्लास्क लिया जिसको गर्म जल से किया, और तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि यह गर्म जल जो वाष्प में निकल करके यहाँ से होती हुई जो यहाँ स्टोर होता है वह पाए क्या अमीनो या ग्लिसरॉल, यानी कुछ उनमें प्रोटीन के अणु पाए गए। तो वैज्ञानिक मिलर ने जो इसके द्वारा निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा प्रत्येक जो जीव है जिनकी कोशिका में अमीनो अम्ल से ही आपके आरएनए बनते हैं, तो यानी जो विशाल अणु का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं कि आरएनए का प्रतिरूप का निर्माण हुआ, तो इन्होंने कहा कि पहले आरएनए जो कि अमीनो अम्ल से ग्लिसरॉल से प्रोटीन से निर्मित हुए, यानी प्रोटीन से अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से आरएनए, पूरा डीएनए, तो फिर पूरा जो इनका स्वरूप माना जाता है कि आकोष्ठीय जंतुओं का निर्माण जो कि हुआ। तो इसमें जो जीवन के स्वरूप का सिद्धांत है, इसमें वैज्ञानिक डार्विन ने यह बताया कि जो प्राकृतिक वर्णवाद, यहाँ पर उन्होंने सिद्धांत दिया जिसका क्या प्राकृतिक वर्णवाद, यानी नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्रकृति जिसको चाहती है वही पृथ्वी पर आता है, और जिसको वह नहीं चाहती है वह नहीं आता है, जिसे हम प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से जानते हैं। फिर विकास के प्रमाण में उन्होंने कहा कि जो चट्टान थे उसके अंदर जीवाश्म कठोर पाए गए या कठोर अणु उसमें उपस्थित थे। इसके अलावा कुछ ऐसे विलुप्त डायनोसॉर भी इस चट्टान के नीचे पाए गए जो कि विकास के प्रमाण को पुष्टि करते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने जो आधुनिक परिकल्पना में देखा तो कहा कि यहाँ पर पहले अकोष्ठीय यानी आरएनए, पूरा डीएनए और फिर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक
इत्यादि का निर्माण हुआ। यानी इसमें जो लास्ट चरण उन्होंने ओपेरिन ने कहा कि ऑक्सीजन क्रांति हुई और इस ऑक्सीजन क्रांति से वायुमंडल में ओजोन गैस का निर्माण हुआ, जो ओजोन परत बनी, जिससे कि पराबैंगनी किरणें उस ओजोन परत से होते हुए आती थी और पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक ओपेरिन ने आधुनिक परिकल्पना के अनुसार विकास के बारे में पुष्टि किया और उसमें उन्होंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इत्यादि जो जंतु आए उनमें एक कोशिकीय या अकोशिकीय या जो बहुकोशिकीय हैं जिसमें हम लोग हैं, क्रमागत इसी को विकास इसी से हुआ है। और विकास के लिए जैसे एक शब्द है संजातन। संजातन किसे कहते हैं? यह वह अंग है जिनकी मूल रचना समान लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम संजातन कहते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रभाग, दोनों की संरचनाएं लगभग समान है, मतलब उनके अग्रभाग में भी ह्यूमरस, रेडियोला इत्यादि मिलते हैं। ऐसे घोड़े में भी ह्यूमरस, रेडियोला मिलते हैं, लेकिन मनुष्य का हाथ है किसी चीज को पकड़ने के लिए और घोड़े का कार्य है दौड़ने के लिए। इस प्रकार इसके मनुष्य के फोल्डिंग और घोड़े के फोल्डिंग की संरचना एक समान है, लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न है। ठीक, दूसरा उन्होंने कहा समृद्धयन। समृद्धयन मतलब यह वह अंग है जिनकी मूल रचना समान नहीं होती है या असमान होती है, लेकिन कार्य में समानता देखने को मिलती है। ऐसे अंगों हम समृद्धयन कहते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख और कीट के पंख, दोनों चमगादड़ के अडेरियम के द्वारा निर्मित होते हैं और कीट के पंख जो है वह फर के द्वारा निर्मित होते हैं। इस प्रकार इनकी मूल रचना भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके कार्य समान है, मतलब दोनों उड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार समृद्धयन के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया। तो संजातन और समृद्धयन जो कि इस विकास के मुख्य कारण हैं, और इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में आज विकास के अंतर्गत जो देखा, जीवन की उत्पत्ति, दूसरा विकास के प्रमाण, और इसमें हम लोग देखा कि विरस के प्रयोग, विकास नामक चैप्टर है, और इसमें हम लोगों ने 2 वीडियो में विकास में देखा आदि परिकल्पना, प्राचीन परिकल्पना। प्राचीन परिकल्पना में हम लोगों ने फ्रांसिस बेंटिक का प्रयोग, लुई पाश्चर का प्रयोग तथा मिलर्स का प्रयोग इत्यादि देखा, जिसमें कि विकास के क्रम में हम लोगों ने देखा कि क्रमागत विकास हुआ है, और मिलर के द्वारा यह साबित हुआ कि जो उस मिलर के प्रयोग में एमिनो अम्ल आए, यह अमीनो अम्ल ग्लिसराइड, प्रोटीन इत्यादि मिलकर के आरएनए का निर्माण किए, जिसे बहु आयामी अणु कहते हैं, और यह आरएनए डीएनए में निर्मित हुए। इस प्रकार प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इत्यादि कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार एआईओपेरिन ने आधुनिक परिकल्पना में अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण, मतलब अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर के अमोनिया गैस बनाए NH3, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के पानी H2 इत्यादि का निर्माण किए। इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जिसमें कि जैसे CH3, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट इत्यादि बने। तो जो भी चीजों का निर्माण हुआ एआईओपेरिन के अनुसार पृथ्वी के ऊपर पहले जल ही जल था और 8000 डिग्री सेंटीग्रेड उस समय तापमान था,
जिससे सिलिका के कारण कोर का निर्माण हुआ और प्राचीन परिकल्पना आधुनिक परिकल्पना तो प्राचीन परिकल्पना नहीं मानी जाती है, जो कि 17 जनवरी बाद में लुई पास्चर का प्रयोग या फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग, स्पाइनजानी का प्रयोग नहीं माना गया। ओपनिंग के सिद्धांत को माना गया क्योंकि एमिनो एसिड्स के द्वारा ही आरएनए डीएनए का निर्माण हुआ, जिससे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इत्यादि कोशिकाओं का निर्माण हुआ। उसी क्रम में आज हम इस तीसरे वीडियो में देखेंगे कि विकास के अंतर्गत जो जैव विकास हुआ है, तो जैव विकास किसे कहते हैं? जैसे हमने पहले बताया था कि सरल सूक्ष्म जीवों से जटिल जीवों के क्रमागत विकास को जैव विकास कहते हैं। इसके अंतर्गत जो विकास की संक्षिप्त रूपरेखा है, जैसे सबसे पहले साइटोकेमिकल, डिहोनियन, कार्निफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस तथा चतुर्थ इत्यादि कल्प का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 500 मिलियन वर्ष पूर्व जो आकाशीय थे, मीन्स प्रोटोजोआ से लेकर के कैलवेट्स का निर्माण माना जाता है। 350 मिलियन वर्ष पूर्व खरपतवार जो समुद्र में है उनका निर्माण माना जाता है और 65 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर के वंशज जो समाप्त हो गए डायनासोर थे, उनका यहाँ पर देखें तो जो डायनासोर थे उनका वंशज का अध्ययन करें तो ट्राइनोसॉरस जो कि ट्रेनोडॉन, क्रोकोडेलियन, आर्कियोप्टेरिक्स, ब्रैकियोसॉरस, एंटीरियोसॉरस, मतलब जो ब्रैकियोसॉरस, स्टीरियोसॉरस जो कि शाकाहारी थे और इनका जो वजन था 80 किलो का था और क्रोकोडेलियन के टेरोडॉन, डायनासोरस इस प्रकार वंशवृक्ष देखा गया। और इस विकास के चरण में 200 मिलियन वर्ष पूर्व सरीसृप वर्ग का उद्भव माना जाता है और 65 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर का उद्भव माना जाता है। सन 1938 में एक मछली पकड़ी गई जिसे कहते हैं सिरोपैंथी। यह मछली मेढक और सैलामैंडर के पूर्वज माने जाते हैं। और विकास की क्रियाविधि में देखें तो विकास की क्रियाविधि में डार्विन, लेमार्क, मेंडल इत्यादि ने अपने अपने सिद्धांत दिए। डार्विन ने कहा कि योग्यता की उत्तरजीविता मतलब ऐसे ही पृथ्वी पर जीव का रहेंगे जो योग्य होंगे, यानी योग्यता की उत्तरजीविता। और उन्होंने अंत में निचोड़ में कहा कि प्राकृतिक वर्णवाद, यानी प्रकृति जिसको चाहेगी वही इस पूरे प्रकृति के द्वारा जो उद्धृत है उसका सेवन करेगा, यानी प्रकृति जिसको वर्ण करेगी वही इस पृथ्वी पर रहेगा, जिसे उन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद कहा। उन्होंने एक द्वीप जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, गैलापैगो द्वीप, जो गैलापैगो द्वीप है, वह द्वीप जिसमें कि उन्होंने स्तनधारी तथा आपके शिशुखानी 2 जंतुओं को देखा और कुछ ऐसे चिड़ियों को देखा जिसे उन्होंने डार्विन की पूंछों का नाम दिया, अर्थात वह चिड़िया जो यहाँ की चिड़िया हैं उनके बिहेवियर में थी और वह कुछ ऐसी चिड़िया थी जो शाकाहारी थी, वो केवल उसी द्वीप पर पाई जाती थी और वह बाहर नहीं होती। ऐसे ही इन्होंने जो कंगारू है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वह और किसी द्वीप में नहीं पाया जाता। तो विकास की क्रियाविधि में उन्होंने बताया कि जो अपरास्थली है, शिशुहानी है, अपरास्थली में शिशुंदर, चीटीखो, चूहा, लंगूर, उड़न गिलहरी,
सबका जो है क्रमागत विकास हुआ। ठीक शिशुहानि में अस्तरी से सुंदर, चीटी को, शिशुहानि चूहा, धब्बेदार खसखस, उड़द क्रोट, टाइगर कैट और तस्मानियाई भेड़िया, इस प्रकार क्रमागत विकास के बारे में उन्होंने बताया। इस प्रकार जो विकास की क्रिया की है, जिसमें डाली के वंशवृक्ष तथा गैरा द्वीप में भिन्न भिन्न तरह के जीवों का अध्ययन किया और इसी विकास की क्रियाविधि में जो डार्विन, लेमार्क और मेंडल इत्यादि ने, लेमार्क ने जो वातावरण के सिद्धांत का सीधा प्रभाव के बारे में बताया कि किसी भी जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है और जो जीव होते हैं उनके जो है उन्हीं की जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उसी की वंशावली होती है। और हेगोडीवी जो कि परिवर्तन के सिद्धांत को बताए, मेंडल ने जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में बताया और इन्होंने कहा कि जो मेंडल ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किया, पहली पीढ़ी में वह सभी पौधे लाल पाए गए, लेकिन दूसरी पीढ़ी में देखा एक संकरण में तो वह सफेद और लाल दोनों पुष्प आ गए। इस प्रकार उन्होंने कहा गुणसूत्र के अंतर्गत जो उनके जीन हैं वह दूसरी पीढ़ी में अपने उस लक्षण को निरूपित करते हैं। हार्डी जिसे कहते हैं हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत ने मेंडल के नियम का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स के अंतर्गत या गुणसूत्र के अंतर्गत जो कि केंद्रक में पाया जाता है, जिसे हम अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं, इसमें अधिक पाए जाते हैं, जिसे युग्मक विकल्पी कहते हैं। तो युग्मक विकल्पी में जो जीव संख्या होती है A होती है और इसकी आवृत्ति p² होती है और उनके अनुसार A तथा 2pq को निरूपित उन्होंने किया p² × 2pq + q²/1, यानी p + q जिसे हम द्विपदी या जीन प्रभाव के नाम से जानते हैं, यानी हार्डी-वेनबर्ग में जिसे जीन अपवाद के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र में जीन जो कि एलिल के बाद प्रत्येक लक्षण को निरूपित करते हैं, वह जिसे हम जीन अपवाद के नाम से जानते हैं और वह जीन जो कि अपना प्रभाव डालते हैं या संभव है। इस प्रकार हार्डी-वेनबर्ग ने कहा एलिल्स भी हर लक्षणों को निरूपित करते हैं। इस प्रकार जो विकास के सिद्धांत में जो आपने देखा विकास की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें साइबेरियन से लेकर के और क्रिटेशियस का उत्तर जो कि पौधों का विकास यानी क्रिटेशियस में ब्रायोफाइट्स का विकास माना जाता है और इस प्रकार अनुकूलीकरण के द्वारा जो अनुकूलन जिसका हेगोडीवी वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक जंतु अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं, जिसे हम अनुकूलन करते हैं। इस प्रकार विकास के चरण में भिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत व्यक्त किए और वैज्ञानिक जो थे हार्डी-वेनबर्ग तथा वैज्ञानिक हेगोडीवी, इन लोगों ने इस जीव के अंतर्गत एलील के प्रयोग को दर्शाया, जिसमें मेंडल कार्पोरेंस ने मेंडल के नियम को नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक मिराबिलस जलापा यानी गुलाबास के पौधे पर प्रयोग किया, जहां पर देखा कि एक अलग तरह का रंग आ जाता है, जो लाल होना चाहिए था वह गुलाबी कलर हो जाता है। इस प्रकार कार्पोरेंस ने कहा
कि जीन में आपको जो होते हैं कुछ ऐसे कोषों के जो अचानक परिवर्तन के कारण अपने वातावरण के अनुसार चेंज हो जाते हैं और अपने लक्षण को दूसरे रंगों में निरूपित कर देते हैं। इस प्रकार जो विकास के चरण में हमने आज देखा, अगले वीडियो में हम लोग मानव के विकास में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग मानव के विकास, मानव का उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मानव के उद्भव और विकास में अध्ययन करने से पहले हम इसके मानव के कैसे विकास हुआ इसके बारे में व्याख्या लिखेंगे। तो मानव का जो विकास है, यहाँ पर पहले सुविधाएँ हैं, उसके बाद लिवर्स आए हैं, फिर ट्रांसवर्स आए हैं, उसके बाद बंदर आए हैं, फिर नए बंदर हुए हैं, फिर पुराने बंदर हुए हैं, उसके बाद कण वंश आए हैं जिसमें कि गोरिल्ला, उसके बाद मानव वंश आए हैं जिसमें निरंतर मानव, क्रो-मैग्नान मानव, जिसे आदि मानव के नाम से जानते हैं। इस प्रकार मानव का जो उद्भव है वह वैज्ञानिकों के अनुसार जो शुरू से माना जाता है और शुरू से जो बने हैं उनके लीमर्स, टासियस जो कि आजकल अमेरिका में पाए जाते हैं, और इसके बाद बंदर बने, जिसमें पुराने बंदर, नए बंदर, पुराने बंदर जो हैं वह अमेरिका में भी पाए जाते हैं, जहाँ से विकास लंगू का हुआ और उसके बाद जो नए बंदर थे वह रह गए और पुराने बंदर अफ्रीका में आए और वहीं से कण वंश का विकास हुआ, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटान, जिसमें ओरेंगुटान वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाते थे, उनका वजन 80 किलो का था, तो वह कभी कभी वृक्ष पर आते थे या कभी कभी वह जमीन पर चलते थे। और उनका जो विकास हुआ उसके बाद मानव वंश का विकास हुआ, जिसमें आदि मानव में निरंतर मानव उनका 1400 सीसी माना जाता है, और उसके बाद जो क्रो-मैग्नान मानव थे उनका 1400 से 1600 सीसी माना जाता है। यह दोनों आदि मानव जिनको हम होमो सेपियंस कहते हैं, ये दोनों मानव व आधुनिक मानव के नज़दीक थे, जिन्हें हम आधुनिक मानव कहते हैं। यह मांस खाते थे, गुफाओं में रहते थे और मांस को पका के खाते थे, किसी के मरने पर दफनाते थे तथा खाल बांधते थे। इस प्रकार मानव का विकास या उद्भव हुआ। इसमें हमको वैज्ञानिकों के अनुसार जो मानव का विकास है 15 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह अपने भारत के जो शिवालिक पर्वत है, शिवालिक पर्वत पर जो महाभूकंप में पाया गया उसे कहते हैं रामापीठक मानव। तो रामापीठक मानव जो कि जीवाश्म कैलाश पर्वत पर जो शिवालिक पर्वत है वहाँ पर पाया गया, और यह जो है इसके पहले 2 मिलियन वर्ष पूर्व, 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व जो प्रायः पाया गया, जिसे हम प्राइमेट्स कहते हैं, यह अफ्रीका में पाए गए। पुनः अफ्रीका से महाद्वीपों में या बहुत जितने भी द्वीपों में गए अफ्रीका से ही गए। इस प्रकार जो प्राइमेट्स थे जिन्हें हम होमो इरेक्टस मानव कहते हैं, यह होमो इरेक्टस मानव जिनके कपाल का आचरण 650 से 800 सीसी था, और सन 1991 में जावा मानव जो कि जीवान पाए गए, जिन्हें होमो इरेक्टस मानव कहा गया। और यह होमो इरेक्टस मानव जो कि मांस खाते थे, हथियार बनाते थे तथा आग का प्रयोग करते थे, और इनमें बुद्धि का विकास हुआ था। इसके अलावा ये हाथ नहीं मानते थे, नंगे होकर रहते थे तथा किसी भी जीव को देखने पर उसका आकार बना देते थे, और आकार बनाने के बाद उसके बारे में सब कह नहीं पाते थे, वह केवल आकार बना करके वह ये दर्शाते थे। और इसके बाद जो होमो इरेक्टस मानव थे, 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व जो पाए गए और वहाँ से पुनः अफ्रीका में गए, और अफ्रीका से पुनः कई महाद्वीपों में, विभिन्न महाद्वीपों में वो फैल गए, और
तो बुद्धि का विकास हुआ, फिर सीधी पूर्णिमा। ऐसे बंदर जो थे ऐसे अनुमान है 80 किलो के चमड़ी वाले थे, लेकिन इस समय जो यह 2 पैरों पर कोई पहुंचाई यानी 2 पैरों पर चलते थे और इनकी जो इनका रुए था या सिर था उल्टे सीख गया, उल्टे सीख गया। फिर संवेदना हर चीज को समझते, इनमें जो है संवेदनाएं। फिर मैं देखता यानी पूरा शरीर 2 पैरों पर होकर चलता था, ये छुट्टे नहीं चलते। फिर रंगों का पहचान, इनमें इनकी आंखों में इनमें सेंसराइना प्रसार हो गई, जिससे कि रंग वाले है संपूर्ण अंगूठा, यानी हाथ में अंगूठा जो है संपूर्ण बताया गया, जो कि मानव विकासी लक्षण। फिर है उनके सामने जो चुटकी है वह सामान्य अवस्था का नहीं, इसके पहले जो ज़्यादातर मानव थे चुटकी जो कि नहीं पाई जाती थी और उनका जो कपाल था वो बाहर निकाल हुआ था। इस प्रकार मानव की विकासी लक्षण के आगमन से आत्म मानव का विकास हुआ, जिसमें निम्नतम मानव, क्रो-मैग्नान मानव इत्यादि पाए गए, जिससे